हेलो। 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 देखिए, एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन 9 चल रहा था। सेक्शन 9 में हमने ये बताया था आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत समाहित है, यानी कि छाता या छतरी का सिद्धांत। इसके बाद कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला किन कानूनों में समाहित है, वो हमने एक जगह एकत्र करवाया था। क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला इसे कहा जाए? क्योंकि सबसे अधिक 9 तथ्य को, यानी कि सेक्शन 9 में 9 फैक्ट को रेलेवेंट या उचित माना गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। 8 आपका बता दिया गया था, 9वां चल रहा था, एक ही बचा था, उसको भी काफ़ी हद तक बताया गया था। आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि शिनाख्त की कार्यवाही या पहचान की कार्यवाही या अनन्यता की कार्यवाही, अनन्यता भी कहते हैं। वस्तु की भी पहचान सुसंगत है, यानी कि थिंग्स की भी, और पर्सन या व्यक्ति की भी। तो वस्तु का मैं बता चुका था, पर्सन बताया जा रहा था। इसमें कोरिलेट किया गया। जब भी आप व्यक्ति की पहचान पढ़िए तो रीड विथ मने सपठित, सपठित मने इसी के साथ सेक्शन 80 पढ़ना है, अर्थात एविडेंस की धारा 80 पढ़नी है। देखिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं। यदि मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड की कार्यवाही संपादित कराई हो और वह डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम, यानी कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह कार्यवाही सही थी और सब कुछ सही ढंग से संपादित किया गया था। ये याद रखिए। फिर हम सीआरपीसी में आपका 3 सेक्शन बताए थे, वो कल बताए थे डिटेल में, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। आपका 54A, ये यूपी एपीओ और जे में क्वेश्चन आ चुका है कि शिनाख्त की कार्यवाही सीआरपीसी में कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा 54A या 54A। ये क्वेश्चन अभी आपका कल बताया गया कि बीएचयू एलएलएम में पिछली बार पूछा गया था कि पहचान परेड कौन करा सकता है सीआरपीसी के तहत। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में? 54A में। तो यूपी एपीओ और जे में सेक्शन पूछा है और बीएचयू में कौन करा सकता है, ये पूछा गया था। फिर हम बताए थे 291A सेक्शन कल बताए थे, 291A। इसमें हमने बताया था कि जिस मजिस्ट्रेट ने आइडेंटिफिकेशन परेड संपादित कराई थी, उस मजिस्ट्रेट को उस मामले में विटनेस या साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा और उसकी गवाही होगी। फिर एक सेक्शन हम बताए थे आपका 437, यानी कि 437, जो जमानत या बेल के बारे में है। वहाँ भी प्रावधान है कि मात्र या केवल या वनली इस आधार पर बेल देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी पहचान परेड बाकी है। यदि अभियुक्त ये आश्वासन देता है कि हम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे, तो ऐसी दशा में केवल इस आधार पर कि पहचान परेड बाकी है, उसको जमानत देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये किस सेक्शन में है? तो 437। अब आपका केस देखना है। एक और पूछा गया था, वो भी देख लिया जाए।
तब केस देखा जाए। पहचान कैसे की जाती है, तो जो एमपी का मॉडल है वह ये पिछली बार पूछा था कि फोटो से मिलान करके, तो क्या फोटो से मिलान करके पहचान की जा सकती है कि नहीं, की जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचान आवाज द्वारा होती है, शरीर की बनावट द्वारा होती है, लंबा था व्यक्ति कि छोटा था, हाव भाव, इसके बाद बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, बाल द्वारा हो सकती हैं, उंगली के चिन्हों द्वारा हो सकती हैं, कपड़ा पहनने से हो सकती है, इत्यादि चीजों से पहचान परेड हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर क्रिप्सन का केस है। डॉक्टर क्रिप्सन के केस में एक औरत का ऑपरेशन हुआ था और उसका लाश सड़ गई थी। ऑपरेशन का चिन्ह मौजूद था, तो वही चिन्ह देखकर ये पहचान लिया गया कि यह यही औरत है, यानी कि औरत की पहचान की गई। यहाँ तक कि देखिए तमाम ऐसे लाशें मिलती हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती, तो उनकी पहचान के लिए उनका शर्ट है जो पहना है, या कह सकते हैं पैंट पहना है, या कह सकते हैं कि अगर शरीर पर कोई चिन्ह है उस चिन्ह से पहचान होती है, या आपका शरीर पर टैटू बनवाया है तो टैटू से भी पहचान होती है, इसमें शक नहीं है। और फोटो के मिलान द्वारा तो होती हैं, चिन्ह से भी। जैसे मान लीजिए कि सिर में किसी को चोट लगी थी, कटा है, 20 साल बाद वो आदमी आया, उसकी पत्नी ने उसका सिर देखा और वहीं उसी जगह चिन्ह पाया गया, तो ये माना पत्नी पहचान ली, ये भी पहचान हो गई। आगे देखा जाए आपका, अब केस बनता है और 4-5 केस याद रखना पड़ेगा, उसको नोट्स में है भी। वह केस आपका बनता है, पहला केस आपका देखना है चंद्रशेखर वर्सेज किंग का। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि चंद्रशेखर वर्सेज किंग, ये 1937 का केस है प्रीवी काउंसिल का। ये किस धारा से संबंधित है, तो सेक्शन 9 से आपका जवाब रहेगा, चंद्रशेखर वर्सेज किंग। हाँ, सम्राट हुआ। इसके बाद आपका 3 केस और याद करने पड़ेंगे, और इन तीनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती हैं, शिनाख्त की कार्यवाही होती हैं, वह सेक्शन 9 में ही रेलेवेंट होती हैं। और 3 केस आपका मैं भी बता रहा हूँ। पहला केस है बटरू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि पहला केस है बटरू, बटरू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा केस है राजकिशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और तीसरा केस है यदुनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फिर एक बार देखिए, पहला केस हमने बताया बटरू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा केस हमने बताया राज किशोर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और तीसरा हमने बताया यदुनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इन तीनों केसों में एक ही डिसीजन आया कि शिनाख्त की कार्यवाही सेक्शन 9 में क्या होगी, रेलेवेंट होगी। बस इस प्रकार सेक्शन 9 का एलिस्टेशन भी मैं बता दिया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण एलिस्टेशन आपका लास्ट वाला है, जो यूपी एपीओ मेंस में भी पूछा गया है। कल पहले इसी को बताया गया था, राइट या बलवा वाला, याद करके जाइएगा। अब आइए देखा जाए सेक्शन 10।
सेक्शन 10 शुरू किया जाए। जहाँ तक धारा 10 की बात है, धारा 10 में भी मेंस में तो कम क्वेश्चन बना है, प्री में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। आप अगर सॉल्व पेपर देखिए तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आइए, सेक्शन 10 कहता क्या है और इसके बारे में एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर भी गौर करना है। और कम से कम फिर मैं बता दूं, 5 केस आप रट कर जाइएगा। यानी कि सेक्शन 10 से कितना केस रट कर जाना है? 5। एक एक करके हम बता रहे हैं। देखिए आपका क्या लिखा गया है, सामान्य परिकल्पना। सामान्य परिकल्पना के बारे में, यानी कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें, यानी कि जो कॉन्स्पिरेटर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनके द्वारा कही या की गई बातें, यानी कि कुल मिलाकर आपका एक लाइन में हम देखें तो सेक्शन 10 की जहाँ तक बात है, सेक्शन 10 में कॉन्स्परेंसी मने साजिश को, साजिश मने कि षड्यंत्र को, यानी कि धारा 10 में षड्यंत्र या साजिश या कॉन्स्परेंसी को कैसे प्रूफ किया जाएगा, इस बारे में एविडेंस के स्पेशल नियम बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि कॉन्स्परेंसी या षड्यंत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य के स्पेशल नियम किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो आपका जवाब रहेगा 10 में दिए गए हैं। अब षड्यंत्र होता क्या है, षड्यंत्र का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, पहले को रिलेट कर लिया जाए। सबसे पहले आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा और 2 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे आईपीसी के। 120 ए यानी कि 120 ए और 107 का सेकेंड क्लास पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 सेक्शन आईपीसी। फिर इसके बाद हम सीआरपीसी षड्यंत्र के लिए बताएंगे और सीआरपीसी में 196 देख लीजिएगा और 223 यानी कि धारा 223 देखना है। इसके बाद आपका साक्ष्य अधिनियम में आप देखेंगे और साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 10 हम देखेंगे। सेक्शन 10 हम पढ़ाएंगे एविडेंस में। इसी के साथ आपको टार्ट भी थोड़ा पढ़ना है। टार्ट यानी कि अपकृत्य, और अपकृत्य में आपका जो कॉन्स्परेंसी होती है उसको हम देखेंगे। और कॉन्स्परेंसी की परिभाषा जो दी गई, वह दी गई केस याद रखना पड़ेगा और वह केस है आर वर्सेज मलकही। मलकही का केस है और ये जो जस्टिस थे विल्स, जस्टिस कौन थे? विल्स। देखिए, कह करके शुरू किया जाए आपका। अभी बेयर एक्ट नहीं बताया जा रहा है, अभी कॉन्स्परेंसी के बारे में आपका कुछ बातें बताई जा रही हैं कि कॉन्स्परेंसी होती क्या है। और एक और आपका देखिए एंगल पढ़ना है जो अभी झारखंड में भी पूछा गया था, इसके बाद हम वो एंगल बताते हैं। देखिए, आपका पहले वही एंगल शुरू भी करना पड़ेगा क्योंकि वही कंसेप्चुअल है। और आपका 2
एंगल और लिख लिया जाए तब शुरू किया जाए भाई इसको। दो एंगल जो और यहाँ आपको पढ़ना है, इनसिएंट ऑफेंस। इनसिएंट ऑफेंस का मतलब हुआ अपूर्ण अपराध। अपूर्ण अपराध इसको कहा जाता है अपरिपक्व। अपरिपक्व ऑफेंस, अपरिपक्व कहा जाता है, या दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है और भाषा में प्रारंभिक या आरंभिक अपराध। प्रारंभिक भी कहा जाता है, इसको भी हमें देखना है। और तत्पश्चात ये आपका दो सेक्शन को रिलेट हम करेंगे, एविडेंस का सेक्शन 10 और 13, जो यूपी में अच्छा क्वेश्चन बना है दोनों पर। लेकिन आपका अभी बेयर एक्ट न पढ़कर आपका कुछ सामान्य बात जानिए, तब आपका आगे बढ़ा जाए। और भी तमाम बातें छोटी छोटी हैं। देखिए, आपका जो षड्यंत्र होता है या साजिश होती है, वह गुप्त रूप से पलती बढ़ती हैं, कार्यान्वित होती हैं, यानी कि बड़ी ही आपका शांत तरीके से या गुप्त तरीके से छुपकर लोग साजिश रचते हैं। अतः ऐसी दशा में साजिश या षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी के बारे में डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। अतः ज़्यादातर मामलों में कॉन्स्पिरेसी को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर प्रूफ किया जाता है। अब ये है कि भाई षड्यंत्र होता क्या है, पहले ये देखा जाए। जहाँ तक षड्यंत्र की बात है, साजिश की बात है, साजिश के लिए आपका शुरुआती दौर से हम उठाते हैं। साजिश एक ऐसा अपराध है जो अपरिपक्व है, इनसिएंट ऑफेंस है, अपूर्ण अपराध है, या प्रारंभिक या आरंभिक अधिकार है। तो अपरिपक्व का मतलब क्या हुआ, अपूर्ण का मतलब क्या हुआ, इसको पहले देखा जाए। यहाँ से हो सकता है उत्तराखंड भी क्वेश्चन बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं। एकदम कंसेप्ट याद रखिए। देखिए, जैसे ए ने बी पर गोली चलाया और बी की मृत्यु हो गई, तो ये जो ऑफेंस है वो पक गया। पक गया मतलब कि कार्य क्या हो गया, पूर्ण, कार्य पूर्ण हो गया। तो ये परिपक्व अपराध कहा जाएगा, अपरिपक्व नहीं। और अपरिपक्व या अपूर्ण, जैसे कच्चा आम है, तो कच्चा आम ही समझिए। अपरिपक्व का मतलब जो पका न हो। पका न हो का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने वह सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो इसी को अपरिपक्व कहते हैं। अब आपका कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो इनसिएंट हैं या अपरिपक्व हैं या अपूर्ण हैं? तो 3 अपराध ऐसे हैं, उसको लिख लेना अच्छे से, अभी झारखंड में पूछा भी गया था। 3 अपराध ऐसे हैं जो अपरिपक्व हैं या अपूर्ण हैं। तीनों अपराध आपको याद करना पड़ेगा, और तीनों मैं बता रहा हूँ एक एक लाइन। पहला आपका है, कह सकते हैं कि एबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण हो गया। दूसरा अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न। और तीसरा षड्यंत्र हो गया। अब देखिए, आपका ये झारखंड का मॉडल देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध अपरिपक्व अपराध या
अपूर्ण अपराध हैं। ये सतर्क रहना है। 4 अपराधों का नाम देगा और इन चारों में से 4 अपराधों का नाम देगा और 4 में एक ऑप्शन इसमें से रहेगा। तो अगर दुष्प्रेरण रहे, प्रयत्न रहे या षड्यंत्र रहे तो उसी को अपरिपक्व मारना है। दूसरा मॉडल आपका आसान बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन इनसिएंट ऑफेंस या अपरिपक्व अपराध हैं, तीनों दे देगा और उपर्युक्त सभी दे देगा। तो कोई समस्या नहीं है, क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। फिर अगला देखिए, तीनों के बारे में एक एक लाइन हम बता देते हैं कैसे अपरिपक्व हैं, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ फिर भी व्यक्ति दंड का क्या होता है, भागी। तीनों देखिए भाई, आपका पहले दुष्प्रेरण हम बताते हैं। ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, यानी कि ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो और बी हत्या करने से इनकार कर दिया, तो अपराध पूर्ण नहीं हुआ। तो इस अपराध को क्या कहेंगे, अपूर्ण अपराध। फिर भी ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। दूसरा देखा जाए प्रयत्न। ए ने बी को जान से मारने के इरादे से गोली बी पर चलाई, लेकिन गोली बगल से निकल गई, अपराध पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी ए दंड का भागी होगा। तो कैसा अपराध ये अटेम्प्ट रहा, अपूर्ण। और तीसरा षड्यंत्र देखा जाए, ए और बी ने साजिश रची कि चलो सी को मरवा देंगे या मार देंगे, और मार नहीं पाए, मरवा नहीं पाए, फिर भी ए तथा बी दंड के भागी होंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। यानी कि ये 3 अपराध में कार्य का सफल होना आवश्यक नहीं है, कार्य का होना आवश्यक नहीं है। ये पहला मॉडल रहा। दूसरा मॉडल देखिए, जहां तक क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की बात है, अब आईपीसी से उठाइए, आपका इलाहाबाद एलएलएम में 3 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इसी से पिछली बार 3 क्वेश्चन आ गया था, 3 क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन तो अभी हम बता देंगे। देखिए आपका षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, यानी कि ट्रांसपेरेंसी द्वारा एबेटमेंट के बारे में प्रावधान आईपीसी में मूल रूप से था, और वह आपका था आईपीसी का सेक्शन 107 के सेकेंड क्लाज में। यानी कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान आईपीसी में 107 के सेकेंड क्लाज में था, और यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण 107 के किस क्लाज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या मार कर आएंगे, सेकंड। ये यूपी एपीओ में आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या नियम था ये देखना है पहले एकदम इतिहास से। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में षड्यंत्र के अनुसरण में, यानी कि षड्यंत्र के अनुसरण में कुछ न कुछ एक्ट होना, कुछ न कुछ कार्य होना आवश्यक था। अतः लोग षड्यंत्र रचते थे राज्य के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए, और कोई कार्य नहीं करते थे, मात्र साजिश में पकड़ लिए जाते थे और बाइज्जत बरी कर दिए जाते थे। तब अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जाए जहां की केवल सहमत हो जाना, एग्री हो जाना दंडनीय बना दिया जाए, भले व्यक्ति कोई कार्य करे या न करे। अतः अंग्रेजों ने षड्यंत्र को अलग से डिफाइन किया, परिभाषित किया, और किस सेक्शन में आईपीसी के किया,
120 ए। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी या आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो 120 ए में। जो एलएलएम में दूसरा क्वेश्चन ये बना था कि 120 ए कब ऐड की गई, कब जोड़ी गई? तो भाई याद रखना है, यह धारा 1913 में जोड़ी गई, यानी कि 1913 में। ये एलएलएम में क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है कि उत्तराखंड एपीओ या सीबीआई एपीओ या एमपी एडीपीओ में ये क्वेश्चन आ जाए, चांस है पूरा। तीसरा आपका एंगल देखना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की परिभाषा किस केस में दी गई? तो आर बनाम मलकही, कहीं कहीं मुलकही लिखा है, घबराना नहीं है। आर बनाम मलकही के केस में जस्टिस विल्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को परिभाषित किया और वही परिभाषा हूबहू सेक्शन आईपीसी के 120 ए में रख दी गई। तो आखिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती क्या है, पहले हम परिभाषा देखेंगे और तब अन्य चीजें बताएंगे। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल वर्क यानी कि अवैध कार्य करने या करवाने को सहमत होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो, दो, कैसा कार्य करने या करवाने के लिए एग्री हो, तो आपका कोई इलीगल या अवैध कार्य। तो अवैध कार्य, अवैध का मतलब क्या हुआ? अवैध शब्द को, इलीगल शब्द को आपका आईपीसी के सेक्शन 43 में परिभाषित किया गया है, यानी कि अवैध शब्द को आईपीसी के सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है और वहीं से इसका अर्थ निकाला जाएगा। क्योंकि हम आईपीसी न पढ़ाकर एविडेंस में हैं, तो पूरी परिभाषा पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन इंडिकेट हम कर रहे हैं। दूसरा ये बताया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की परिभाषा में कि ऐसा कार्य जो अवैध न हो, इलीगल न हो, यानी कि वैध कार्य हो लेकिन उसे इलीगल साधनों द्वारा अर्थात अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए एग्री होना, सहमत होना ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहलाएगा। तो याद कर लीजिए परिभाषा फिर एक बार पूरी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने, करने मतलब खुद करने और करवाने मतलब किससे करवाने, दूसरे से करवाने के लिए क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं, रजामंद हो जाते हैं। तो जो ये एग्री शब्द हैं, जैसे ही लोग क्या हुए, एग्रीमेंट कर लिए, वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहा जाएगा। फिर 120 ए में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखना है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। यदि ऐसी सहमति ऑफेंस के लिए की गई है तो ऑफेंस का किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमति के आधार पर व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए उत्तरदायी होंगे। एक उदाहरण देखिए, ए और बी ने योजना बनाई कि चलो सी की हत्या कर देंगे या करवा देंगे। तब तक ए बी पकड़ लिए गए, तो ये चूंकि अपराध के लिए षड्यंत्र रचे थे, अतः ए और बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए दंड के क्या होंगे, भागी।
दूसरा एंगल देखिए आपका, चूंकि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो। यहाँ भी राजस्थान जे में एक बार क्वेश्चन बना है और इंटरव्यू में बिहार में भी बना है, उसको भी कवर करना है। राजस्थान में देखिए, फिर भारत और इंग्लैंड में अंतर बताना पड़ेगा। भारत में हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि भारत में पति तथा पत्नी पृथक व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, अर्थात दो जिस्म एक जान कहा जाता है ना, कि दो जिस्म एक जान, रटे रहिएगा। भारत में ये नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा? इंग्लैंड में। अतः इंग्लैंड में अगर पति पत्नी ही आपस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी रखते हैं तो दंड के भागी नहीं होंगे, लेकिन भारत में पति पत्नी अगर षड्यंत्र रचते हैं तो वह दंड के क्या होंगे? भागी। यहीं से क्वेश्चन आपका बिहार इंटरव्यू में जे में उठा था कि एविडेंस की कौन सी धारा हस्बैंड एंड वाइफ को पृथक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं या सेपरेट पर्सनालिटी प्रदान करती हैं, यानी कि पति को अलग और पत्नी को अलग मानती हैं। तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस का सेक्शन 120। फिर मैं बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 में यह सिद्धांत समाहित है कि भारत में पति और पत्नी अलग व्यक्ति होंगे। अच्छे से तैयार रखिए, ये आपका जे इंटरव्यू में आपका बिहार में पूछा गया था। आगे बढ़ा जा भाई। आपका ये तो ट्रांसपेरेंसी की परिभाषा बताई गई आईपीसी से। ट्रांसपेरेंसी टाट भी हैं, अपकृत भी हैं, यानी कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे डैमेजेज या क्षतिपूर्ति भी वसूली जा सकती है। अतः अब अगला क्वेश्चन जो पॉइंट आपको पकड़ना है वह ये पकड़ना है कि जो सेक्शन 10 है एविडेंस का, वह किस में लागू होगा? सिविल मामले कि क्रिमिनल मामले कि दोनों में? तो दोनों में मार कर आइए। यानी कि सेक्शन जो 10 का एविडेंस का नियम है ट्रांसपेरेंसी के लिए स्पेशल, ये सिविल में लागू होगा कि क्रिमिनल की? दोनों दोनों। क्योंकि सिविल में क्या वसूला जा सकता है? डैमेजेज, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, और क्रिमिनल में क्या दिलवाया जा सकता है? दंड। ये आपका अगला नियम बताया गया। आगे देखिए, पहले कोरिलेशन हो जाए अच्छे से तब आपका आगे बढ़ा जाए भाई। अपकृत में भी हो गया, आईपीसी में भी हो गया। अब आइए हम देखते हैं सीआरपीसी। देखिए, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के मामलों में आपका सेक्शन 196 सीआरपीसी देखना है। सेक्शन 196 ये बताता है कि जब तक कि सरकार पूर्व मंजूरी, यानी कि आपका पहले से मंजूरी या अनुमति न दे दे, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के मामलों का कॉग्निजेंस या संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराधों में क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के मामले में कॉग्निजेंस 1 सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट तभी लेंगे जब सरकार इसके लिए क्या दे दे? परमिशन। अब आइए, जो षड्यंत्रकारी होते हैं और जो वास्तव में अपराध किया जाता है, इनका इन पर जो, अब फिर एक बार देखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये, एक उदाहरण बना लिया जाए तब सही रहेगा भाई। ए और बी ने साजिश रची और सी को तैयार किया कि जाओ डी के घर में चोरी कर लो।
तो ए बी ने साजिश रची ट्रांसपेरेंसी की और किसको किससे कार्य करवाया, सी से। अब ए बी षड्यंत्रकारी हो गए, मुख्य कार्य करने वाला इस उदाहरण में कौन हो गया, सी। तो सेक्शन 223 सीआरपीसी याद रखना पड़ेगा। ये बताता है कि इन तीनों लोगों पर एक साथ क्या लगेगा, आरोप, और इन तीनों का ट्रायल एक साथ हो सकेगा। यानी कि जो षड्यंत्रकारी हैं और षड्यंत्र के अनुसरण में जो कार्य कर रहे हैं, ये इन पर जो इल्जाम लगेगा, चार्ज लगेगा, वह एक साथ लग सकता है और इनका ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। ये कौन सेक्शन सीआरपीसी बताता है, तो 223 स्पष्ट लिखा गया है। इसके बाद आइए षड्यंत्र के मामले में सीआरपीसी भी आपको बता दी गई। देखिए अब दूसरा एंगल देखिए, तमाम कंसेप्ट हैं भाई यहाँ। दूसरा एंगल ये देखना है कि धारा जो 10 है वह एक सिद्धांत उसमें समाहित है। वह सिद्धांत है एजेंसी का सिद्धांत। पूछ सकता है कि किस धारा में एजेंसी या अभिकरण का सिद्धांत समाहित है। तो पहले एजेंसी जानिए और तब इस धारा में कैसे इंक्लूड है एजेंसी का नियम। हो सकता है आगे आ जाए एजेंसी अभिकरण। देखिए आपका इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 देखना पड़ेगा। कौन सी धारा, संविधान नियम की 182, जो एजेंसी या अभिकरण को परिभाषित करती है। देखिए एजेंसी क्या होती है, प्रमुख और अभिकर्ता यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशन को ही एजेंसी कहा जाता है। ऐसी दशा में जो एजेंट कार्य करेगा, कथन करेगा, वह कथन केवल एजेंट के विरुद्ध अप्लाई न होकर उसके प्रमुख या मालिक के विरुद्ध भी अप्लाई होगा। यानी कि एजेंट का कार्य किसका कार्य माना जाएगा, मालिक का। मालिक और एजेंट का उत्तरदायित्व ज्वाइंट एंड सेपरेट दोनों होता है, संयुक्त और पृथक दोनों होता है। और एजेंट के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मालिक। तुरंत सिद्धांत बनाना है, यूपी एपीओ में अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा कही गई बातें या की गई संस्वीकृति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग नहीं की जाती। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। ये जो कंसेप्ट मैं बना रहा हूँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यूपी में आ चुका है। अच्छे से देखिए, एविडेंस की दो धारा कंसेप्चुअल देखना है, एक सेक्शन 10 को देखना है और दूसरा कौन सी धारा, 30। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम ये है कि एक व्यक्ति द्वारा जो बातें कही जाएंगी, की जाएंगी या लिखी जाएंगी, वह दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग नहीं की जाएंगी। ये सामान्य नियम है, जनरल रूल है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 10 और 30 में इसका एक्सेप्शन है, जहाँ की आपका कोई अन्य व्यक्ति कोई कथन करेगा और वह कथन दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग किया जाएगा। आइए देखा जाए एक उदाहरण जहाँ की कथन कोई और किया और वह कथन दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या हुआ, प्रयोग हुआ। ये बहुत अच्छा घुमावदार और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका यूपी में ही आया है, ध्यान से समझिएगा। अब साजिश के पक्षकार बनाया जाए, पहले ए
बी तथा सी। मान लीजिए तीन लोग साजिश रचते हैं कि चलो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध किया जाए, यानी कि युद्ध किया जाए भारत सरकार के खिलाफ। ए बी को लेटर लिखता है, ए बी को क्या करता है, इस बारे में लेटर लिखता है, और बी फोन करता है सी को और कहता है कि हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था करो, संसद को उड़ाना है। तब तक तीनों पकड़ लिए जाते हैं। अब ए ने जो बातें बी से कही, अब वह बातें केवल ए के खिलाफ एविडेंस में प्रयोग होगी कि बी के भी खिलाफ, बी के भी खिलाफ, क्योंकि सेक्शन 10 ये बताता है कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी एक दूसरे का मालिक और एजेंट भी होता है। अर्थात एक षड्यंत्रकारी द्वारा जो बातें कही गई, मुख से बोला गया, की गई माने कार्य किया गया, या जो बातें क्या की गई, लिखी गई, वे बातें दूसरे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध भी एविडेंस में क्या होगी, प्रयोग। लेकिन एक बार जो क्वेश्चन आपका यूपी में बना है वह ये बना है कि आखिर ये जो कही की या लिखी गई बातें किसके लिए एविडेंस में प्रयोग की जाएगी। तो केवल दो बातों के लिए हम बताएंगे बैरेक। आज तो भाई संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना आपका इसकी एरिया व्यापक है कि संभव नहीं दिख रहा है बैरेक को तोड़ना, लेकिन कल जरूर तोड़ा जाएगा। और 4 केस याद रखना पड़ेगा, और एक केस है मिर्जा अकबर का जो ज़्यादा पूछा जाता है, बताएंगे हम। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है, आपका मालिक और अभिकर्ता पर हम थे, इसका मतलब ये हुआ कि एक षड्यंत्रकारी जो भी बातें लिखेगा, कहेगा, करेगा, वे सारी बातें दूसरे षड्यंत्रकारी के विरुद्ध एविडेंस में क्या होगी, प्रयोग की जाएगी। लेकिन किसके लिए, केवल दो चीजें साबित करने के लिए, रटे रहिए। पहला क्या कि षड्यंत्र का पक्षकार, यानी कि यह व्यक्ति भी साजिश का या कॉन्स्पिरेसी का क्या था, पार्टी। और दूसरा षड्यंत्र का अस्तित्व, यानी कि साजिश रची गई थी। केवल दो बातें साबित की जाती हैं 10 में, षड्यंत्र का अस्तित्व और षड्यंत्र का पक्षकार। नीचे लिखा गया है, बताएंगे हम। ये एंगल, हाँ, सेक्शन 30 भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। और आपको देखना है, एक को एक्यूज्ड द्वारा, एक सह अभियुक्त द्वारा किए गए कन्फेशन को, की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग किया जाता है। तो किस सेक्शन में ये है, सेक्शन 30, यानी कि आपका किस सेक्शन में है, 30। आपका ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में जो सामान्य नियम थे, वे सामान्य नियमों को हमने बताया। और निश्चित तौर पे इन सामान्य नियमों से आपका मैं बता दूं कंपटीशन इंटरव्यू में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। तो भाई चूंकि समय भी, जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाना है और आपका 12 बजने भी वाला है, तो सेक्शन 10 को बेयर एक्ट की भाषा जो है वह कल एक शब्दों को तोड़ा जाएगा और 4-5 केस बताए जाएंगे अभी कल। धन्यवाद।